लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के बयान से पूरा का पूरा गोदी मीडिया हिल गया है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जमकर लगाई है क्लास। अमित शाह की रैली से पहले जोरदार हंगामा हुआ है। दोस्तों बताएंगे कहां पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर ईवीएम में तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप लगा है और गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी जानकारी है। स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम को लेकर सुरक्षा को लेकर कपिल सिब्बल ने जारी किया है चार्ट। बताएंगे ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे मामले पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने का कर दिया है ऐलान। क्या लोकसभा चुनाव हरवाने की जा रही है तैयारी, एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश छठे चरण के चुनाव के बाद अपनी दिशा को तय कर चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि नरेंद्र मोदी 4-5 चमचों को सामने बिठा देते हैं और फिर इंटरव्यू का नाटक करते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल जाते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो बातें कही जा रही है, बेतुकी बातें कही जा रही है, चाहे अपने आप को अवतार बताने की कोशिश की जा रही है और तमाम सारे अन्य मुद्दे जिस पर मीडिया वाले लोगों को सवाल पूछने में शर्म आ रही है दोस्तों। इसीलिए राहुल गांधी ने चमचा चमची को कहकर संबोधित किया तो रूबिका लियाकत को काफी बुरा लगा। इसके बाद रूबिका लियाकत ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि चमचा चमची वातावरण से बाहर निकलिए, उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान को, यानी राहुल गांधी को भाषा का संयम बरतने के लिए रूबिका लियाकत कह रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुजरा करने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। तब अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले रूबिका लियाकत के मुंह से एक शब्द नहीं निकला दोस्तों। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को घुसपैठिया बता रहे हैं, बच्चे बनाने की मशीन बता रहे, जिहादी बता रहे, मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर रूबिका लियाकत की ओर से एक भी बयान नहीं आया। राहुल गांधी ने जैसे ही चमचा और चमची कह दिया वैसे ही इन्हें बुरा लग गया और डिसेंसी का पाठ पढ़ाने लगे, यानी नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए आ गए। इन लोगों के लिए एक ही शब्द है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक भी बोली, वो मुजरा कहे तो जय जयकार, हम चमची कहे तो हाहाकार। आप बताइए कैसे इन्हें कहे पत्रकार, लिखेगा जरूर दोस्तों। इसके साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाने का बड़ा दावा करते हैं। लेकिन एक बड़ी तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पर, जो वीडियो और तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों। उसमें प्रधानमंत्री मोदी के मिर्जापुर में होने वाले कार्यक्रम से पहले उनके मंच के पास 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुद्दों को नहीं जानते हैं, मामलों को नहीं जानते और इसीलिए 2019 के चुनाव में उनको भाषण देने के लिए 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथ साथ नासिक महाराष्ट्र के अंदर सुराना सरफा के यहाँ आईटी के छापे में 26 करोड़ रुपए बरामद किए गए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिजनेस पार्टनर है। देश की जनता देख रही है बीजेपी नेताओं ने देश को कितना लूटा है। समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से नोट के बंडल की तस्वीर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। साथ साथ जगराओं में लोकसभा चुनाव को लेकर लुधियाना से बीजेपी के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के प्रचार में रैली करने के लिए संबोधित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने की सूचना मिलने पर भड़के किसानों ने लुधियाना के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। पुलिस विभाग के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए। किसान भारी संख्या में आगे की ओर बढ़ रहे थे और बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए उन्होंने अमित शाह वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान पूरा चौकीमान गूंज उठा। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैली को लेकर यह बड़ी जानकारी है। पहले तो मोदी का विरोध करने के लिए भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे, तब उनको पुलिस प्रशासन के लोगों ने रोक दिया था और अब अमित शाह का भी विरोध करने के लिए भारी संख्या में किसान सामने आए तो उन्हें भी रोकने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन के लोग रोक तो ले रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते दिखाई देंगे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव किसान वर्सेस बीजेपी का बन चुका है। साथ साथ अजीत अंजुम ने एक दावा किया था, उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू जो आजकल चल रहे हैं उसमें टीवी चैनल वालों को कुछ नहीं करना होता, उनको केवल हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आवास जाना होता है, कुछ भी लेकर नहीं जाना होता। और इंटरव्यू में कैमरा भी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लगाया जाता है, माइक और पूरा लाइटिंग का सिस्टम भी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लगाया जाता है। इसके बाद वीडियो एडिटिंग भी प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। इसके बाद प्रोमो भी प्रधानमंत्री कार्यालय में ही काटा जाता है। इससे भड़कते हुए मानक गुप्ता जो न्यूज 24 के पत्रकार है, उन्होंने दावा किया कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हम लोग प्रधानमंत्री आवास नहीं गए थे, हम लोगों ने नॉर्मल इंटरव्यू लिया था, बिना किसी सवाल के लिस्ट के लिया था। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर अब अजीत अंजुम ने भी अपनी ओर से करारा जवाब देते हुए कहा कि मानक गुप्ता, क्योंकि आपने मेरा नाम लेकर काउंटर किया है इसलिए मेरा जवाब आप सुन लीजिए। मेरी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास में हुए 4 इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सेट किया गया था। कैमरा भी उनका था, साउंड लाइट भी उनका था, एडिटिंग भी उन्हीं का था, प्रोमो और टीजर भी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए थे। सहूलियत के लिए 4 चैनलों के नाम भी उन्होंने बताते हुए कहा, आज तक, न्यूज 18, टीवी 9 और टाइम्स नाउ भारत, इन चारों के एंकर और एडिटर खाली हाथ गए थे और इंटरव्यू के बाद खाली हाथ लौट के आए। प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इन चारों चैनल को एडिटेड टेप दिया गया, प्रोमो भी वहीं से आया, टीजर भी एडिट होकर आया। अगर इनमें से कोई भी चैनल या उसका संपादक ये कह दे कि मेरी बात गलत है तो साबित अगर वो कर दे तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लूंगा। अगर बात गलत हो तो कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये दावा पहले भी किया जा चुका है कि नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू हो रहा है पूरी तरीके से प्रायोजित है। और अब अजीत अंजुम जो कई साल तक मीडिया में रहे हैं उन्होंने खुलासा कर दिया तो कई सारे पत्रकार भड़क रहे थे, हालांकि उन्होंने अब करारा जवाब भी दे दिया। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा हिमाचल प्रदेश की सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। कहा आपदा में 9,000 करोड़ रुपए दिए, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा भगवान से है डायरेक्ट कनेक्शन। यानी इस पूरे मामले को लेकर भी जोरदार निशाना साधा गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रविवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की। इसके बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने केवल अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हिमाचल प्रदेश को आपदा में हुई तबाही से उभारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। हिमाचल प्रदेश के सेब का पैसा अडानी को पकड़ा दिया गया। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन के मामले को लेकर भी कहा कि नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं और सुनकर चमचे ताली बजाते हैं। वे कहते हैं वाह क्या बात बोल दी। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को चोरी नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। इस बार जनता हमारे साथ खड़ी है। साथ साथ दोस्तों उड़ीसा के खुर्दा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ईवीएम से तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ईवीएम में खराबी के कारण उन्हें वोट डालने के लिए काफी देर तक लाइन में इंतजार करना पड़ा। चिल्का के बीजेपी के विधायक प्रशांत जगदेव को इस बार खुर्दा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। यह घटना शनिवार को बेगुनिया विधानसभा क्षेत्र के बोलागाड़ ब्लॉक का है, जहां पर बूथ संख्या 144 पर ईवीएम खराब होने के कारण उन्हें वोट डालने में कुछ देर का इंतजार करना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान बीच में बहस हो गई और ईवीएम को मेज से खींचकर पटक दिया गया, जिसके कारण ईवीएम टूट गया। कुल मिलाकर इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ पहले तो एफआईआर दर्ज की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी सही कार्रवाई की गई है। साथ साथ दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने 5 चरणों के चुनाव को लेकर टोटल वोटिंग का टर्नआउट जारी किया है। चुनाव आयोग की ओर से जो बातें कही गई है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि मतदान के आंकड़ों में हेरफेर होना असंभव है। साथ साथ दोस्तों ईवीएम को लेकर शक पैदा करने वाली खबर आ रही है। बता दें आपको कि जौनपुर में एक ऐसा मामला सामने है जिसके बाद ईवीएम में हेरफेर को लेकर शक और ज्यादा गहरा गया है। इसी शक के संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों के लिए एक चेकलिस्ट जारी की है। इस चेकलिस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई। सिब्बल ने रविवार को मतदान के नतीजे 4 जून को आएंगे ये जानकारी दी। मैं जनता और राजनीतिक दलों को जागरूक करना चाहता हूं कि मशीनें ईवीएम खुलने पर आपको क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने सभी पार्टी और सभी काउंटिंग एजेंटों के लिए चार्ट बनाया है। और पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने चार्ट में बताया है कि क्या क्या नोट करना है। उन्होंने बताया है कि जो चार्ट है उसमें सीयू नंबर यानी कंट्रोल यूनिट का नंबर होना चाहिए, बीयू यानी बैलेट यूनिट का नंबर होना चाहिए, वीवीपैट आईडी आदि दर्ज की जानी चाहिए। और तीसरा कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे कॉलम में 4 जून लिखा है और नीचे मशीन कब खुलेगी इसका समय लिखा हुआ है। अगर इस समय में कोई अंतर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन पहले ही खुली चुकी है। इस तरह के चार्ट और फॉर्मेट वाले कागज मतदान स्थल पर एजेंटों को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों पूरी तैयारी कर रखी है। कपिल सिब्बल ने भी 4 जून को मतगणना होने वाला है और इसके लिए तैयारियां हैं। साथ साथ दोस्तों आरफा खानूम बोली, कहा नरेंद्र मोदी के चमचे और चमचियों सिर्फ गिरे दर्जे की चापलूसी और निकम्मे ही नहीं है, अपनी इस बेगैरती पर गर्व भी है। इन्हें सब कुछ सह लेंगे, बस इंडिया के पापा पर आंच नहीं आनी चाहिए। यानी निशाना साधते हुए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया इससे और ज्यादा वो लोग भड़कने वाले हैं। दोस्तों साथ साथ बिहार के पटना साहिब के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद ठेंगा दिखाकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों की जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी के 400 सीटों के नारे का मजाक उड़ाते हुए 4000 पार बोलते हुए निशाना साध रहे थे और जेडीयू के अन्य नेता भी इस तरीके से तंज कस रहे थे। हालांकि वो कहते थे कि उनकी जुबान फिसल गई है, वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे, लेकिन बार बार नीतीश कुमार के मुंह से ये शब्द निकलने से लोगों को समझ में आने लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इशारों में उनकी हकीकत बताने लगे हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी को आईना दिखाया है। नरेंद्र मोदी को लेकर एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग वोट करिए ताकि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। नीतीश कुमार बोले कि नरेंद्र मोदी अभी तो प्रधानमंत्री है ही, उनको हमें मुख्यमंत्री बनाना है ताकि विकास हो। यानी दोस्तों जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं, ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि उनकी जुबान हर बार तो फिसल सकती नहीं है। एक मंजे हुए नेता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संकेत दे दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर मुख्यमंत्री के पद पर वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के जीजा की अहिरवाल में दादागिरी देखने को मिली है। वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि पूर्व सीएम बंसीलाल को गाली भी दी गई है, ग्रामीणों को धमकाया और पीटा गया है। यह घटना महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी विधानसभा के बुडवाल गांव का है। कुल मिलाकर दोस्तों वीडियो में बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और खुलेआम गुंडागर्दी
गुंडागर्दी की जा रही है। इसके साथ में नरेंद्र मोदी बोले, कहा खान मार्केट गैंग से सतर्क रहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मुसलमानों को टेंडर देना चाहते हैं, मुसलमानों को बैंक लोन देना चाहते हैं, मुसलमानों को सरकारी जमीन देना चाहते हैं, बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं, देश भर में घुसपैठियों को बसा रखा है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को लेकर इस तरीके के बेफिजूल बयान क्यों दे रहे हैं दोस्तों, और इस तरीके का बयान कब तक देते रहेंगे? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आर्टिकल 19 नामक मानवाधिकार संस्थान द्वारा प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट 2023 के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की स्वतंत्रता दुनिया भर में खत्म होती जा रही है। वर्ष 2023 में पहली बार दुनिया की आधी से अधिक आबादी इस मौलिक अधिकार से वंचित हो गई है। पहली बार दुनिया की 53% आबादी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर उनको मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रैली में हाथ हवा में लहराते हुए जनता को आपातकाल की याद दिला रहे थे। ठीक उसी दिन ये रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसके अनुसार भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। 140 करोड़ आबादी वैसे ही बोलने को बाध्य है जैसा सत्ता सुनना चाहती है। यहाँ का मीडिया स्वतंत्र नहीं है और यहाँ के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते। आर्टिकल 19 नाम का मानवाधिकार संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है एनुअल रिपोर्ट जिसने ये बड़ा दावा किया है। देखते हैं इस पर भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शनिवार को मतदान खत्म होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में हड़कंप तब मच गया जब ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक वहां पर पहुंचा। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक ने ट्रक को रोका और पूछताछ शुरू कर दी। ट्रक पर सवार ड्राइवर अधिकारी ने बताया कि रिजर्व ईवीएम है जो वोटिंग के दौरान खराब होने के कारण बदली जाती है और गलती से यहां आ गई है। देखते ही देखते मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा। मौके पर डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरीके से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक में लाया जा रहा था उससे संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने के प्रयास किए जाने की कोशिश करी जा रही होगी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास मिनी ट्रक बदलापुर की तरफ से आया। यह फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है, इसे बड़ी सावधानी के साथ लाया गया था। सवाल यह है कि यह पूरा मामला क्या देश के चुनाव को निष्पक्षता को भंग करने के लिए लाया गया था? दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं क्योंकि ईवीएम से जुड़े कई सारे मामलों को लेकर लोगों में एक तरीके से नाराजगी और उदासीनता देखने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऐसे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करके सारी जानकारी देनी चाहिए कि पूरा मामला क्या है, सिलसिला क्या है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा को लेकर दावा किया गया है कि सट्टा बाजार कह रहा है कि 10 में से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है जबकि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और हरियाणा में हवा बदलने लगी है। हवा बदलने का ही ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब लीड बनाए हुए है जबकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जोरदार समर्थन मिल रहा था। क्या आप इस दावे का समर्थन करते हैं या आप लोग की कोई और राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, कहा देश में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों के साथ धोखा हुआ है। प्रधानमंत्री वोट वाराणसी के लोगों का लेते हैं, काम गुजरात का कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अभी तक चुनाव में 272 का आंकड़ा पार कर चुका है। अब जो मिलेगा वो बोनस होने वाला है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे मेहनत करने वाला मोदी है, दूसरी तरफ 24 घंटे झूठ बोलने वाला इंडिया गठबंधन। इस पर राजीव निगम बोले, कहा मोदी जी ऐसे ही हंसाते रहिए, विपक्ष 24 घंटे झूठ बोलता है और आप राजा हरिश्चंद्र है। हा हा हा। यानी दोस्तों जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगते हैं उल्टा वो आरोप विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि दूसरे को उसी मुद्दे पर घेरा जाए जिस मुद्दे पर उन्हें घेरा जा रहा है। साथ साथ पंजाब के लोकसभा चुनाव को लेकर 1 जून को मतदान होने वाले, ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता स्टार प्रचारक पंजाब का रुख कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में सीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी पटियाला के अंदर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे। सीएम धामी बीजेपी के उम्मीदवार परनीत कौर के पक्ष में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। किसानों के विरोध के चलते पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि ग्रामीण एरिया में भी इनके प्रोग्राम है। कुल मिलाकर दोस्तों पुष्कर धामी पटियाला लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे। हालांकि किसान विरोध करने के लिए तैयार थे लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को जैसे जैसे शांत करवाया गया है। साथ साथ सारण हिंसा की रिपोर्ट को लेकर एसआईटी ने चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है। दरअसल सारण संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दौरान भड़की हिंसा के मामले को लेकर रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। शनिवार को छठे चरण के मतदान के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन किया जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आयुक्त और डीआईजी ने इस मामले पर अपने स्तर की जांच की थी। साथ साथ दोस्तों शाह बोले, कहा जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य में चुनाव के बाद राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाएगा। 5 साल के अंदर यूसीसी लेकर आएंगे, एक साथ चुनाव भी करवाएंगे। इस तरीके के दावे पर आप लोग अपनी राय जो लिखा था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि इतने साल बीत गए, उनको धारा 370 से भी दूर कर दिया गया। अब कब उनको राज्य का स्टेटस दिया जाएगा जो यूटी बना दिया गया है। यानी किसी राज्य को यूटी में पहली बार डिग्रेड किया गया और उस राज्य को पता भी नहीं है कि उनको यूटी का स्टेटस के बाद अब राज्य का स्टेटस कब दिया जाएगा। हमेशा दावा कर रहे हैं कि सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे लेकिन ये दावा तो वो कई दिनों से करते आ रहे थे। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल बोले, कहा 2014 में ये कहते थे मैं प्रधान सेवक हूँ, 2019 में बोले मैं चौकीदार हूँ, अब कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार
तैयार हूँ। बीजेपी और मोदी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो आरक्षण को खत्म कर दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर छब्बेवाल के समर्थन में रोड शो किया है। बीजेपी के मिशन 400 पर उन्होंने निशाना साधा है। दोस्तों सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों 400 सीटों की बातें कर रही है, और जब बीजेपी से पूछा जाता है तो भाजपा के लोग कहने की केवल उनका टारगेट है, लेकिन 400 सीटों का सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं देश में कुछ बड़ी ऐसी साजिश करने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर विपक्ष के लोग जनता को सचेत भी कर रहे हैं। साथ तेजस्वी यादव से डर गए क्या प्रधानमंत्री? आरजेडी नेता ने दे दी चेतावनी। अंतिम चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसे में दोस्तों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तीखी तकरार देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव बोले, कहा 75 वर्ष के बुजुर्ग प्रधानमंत्री मुद्दों के लोकतांत्रिक और चुनावी लड़ाई की बजाय 34 साल के युवा से डर गए हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुझे हरा रहा है, चुनाव खत्म होते ही उसे जेल में डाल दूंगा। यानी दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता देखकर कहीं ना कहीं बौखलाहट तो जरूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को जेल में भेजने की बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के प्रचार प्रसार और पूरे दावे की पोल खोल दी, और यही बड़ा कारण है कि अब सारे नेता मिलकर एनडीए के तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, सुनियोजित तरीके से टारगेट कर रहे हैं। यही उनकी बौखलाहट का कारण है। तो अपनी राज्य के तहत 729 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाराणसी के अंदर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन ने वाराणसी में पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले प्रियंका गांधी और डिंपल यादव दोनों ने यहां पर प्रचार किया था। साथ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो विचार विमर्श के बाद अगले 5 साल के भीतर देश भर के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। यानी दोस्तों यूसीसी लागू करने का दावा किया जा रहा है। अमित शाह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब समय आ गया है और देश में एक चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से लागत भी कम होगी, लेकिन दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश सामने आता है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री अपनी पूजा करने के लिए लोगों से कहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अपने आप को पहले चौकीदार बताते थे, अब अपने आप को दैव्य शक्ति से परिपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ दिनों में कहेंगे कि मेरी पूजा भी करो। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही कई सारी ऐसी टिप्पणियां हैं जो मजाक नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शायद देश के अंदर जानबूझकर इस तरीके की चीजें की जा रही है ताकि नरेंद्र मोदी को कोई क्रिटिसाइज ना कर पाए, और एक तरीके से कल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, कल्ट पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी को पूजने तक के लिए कहा जाएगा। सासा हरियाणा के यमुनानगर के अंदर लंबे समय से पुल की मांग पूरी नहीं होने पर टापू माजरी गांव के लोगों ने बहिष्कार किया वोटिंग का। 550 मतदाताओं में से सिर्फ गांव के अंदर 2 लोगों ने वोट डाला है, और इस तरीके के मामले 7वें चरण के अंदर सामने न आए तो अपील की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे मुद्दों को भी देखना चाहिए जहां पर चुनाव का बहिष्कार हो रहा है। कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को लेकर लोगों में उदासीनता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पूरे सरकार की एजेंसी के लिए सही खबर नहीं है। ऐसे में बहिष्कार करने वाले लोगों को बुझाना चाहिए, समझाना चाहिए और लेकर आना चाहिए, वोट डलवाना चाहिए। साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोकने के लिए कहा है। इसके लिए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर 27 मई को सुनवाई होगी। 20 मई को कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने आदेश में कहा था कि वो विज्ञापन अपमानजनक है और लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता का उल्लंघन है। 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने के लिए वो इच्छुक नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका था। हालांकि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें इस पूरे मामले पर अभी तो राहत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, और 27 तारीख यानी आज सुनवाई होगी तो इससे भी ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल नहीं पाएगा। सासा बलिया के अंदर अखिलेश यादव की सभा के दौरान अचानक से एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अखिलेश यादव के लिए मंच पर बढ़ता दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को अपने वादे गिनवा रहे थे। इस दौरान अचानक से एक युवक भीड़ से निकलते हुए सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही मंच के पास वो पहुंचने की कोशिश करने लगा, वैसे ही सुरक्षा बलों ने उसे जैसे तैसे वहां पर दबोचा। इसके बाद वापस दर्शक दीर्घा में भेज दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सभा में इस तरीके से सुरक्षा में सेंधमारी का यह बड़ा मामला है। अखिलेश यादव ने बलिया लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में आयोजित जनसभा में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मैं बहुजन समाज के साथियों से कहूंगा कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। आप लोग इंडिया गठबंधन की मदद कर देना। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला बेचने पर बैन लगा दिया है। तत्काल प्रभाव से यह फैसला लिया गया है। इस पूरे मामले पर कई सारी मांगे की जा रही थी, खासकर तेलंगाना क्षेत्र के अंदर, जिस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए इमीडिएट इफेक्ट से यह फैसला ले लिया है। साथ साथ दोस्तों 2019 जैसी स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। साइकोलॉजिस्ट संजय कुमार जो CSDS से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2019 जैसी सीटें बीजेपी की आने की उम्मीदें काफी कम है। मोदी जी की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो हर चुनाव में कोई ना कोई नेशनल नैरेटिव लाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उन्होंने मान लिया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा विपक्ष साफ हो गया है। आशुतोष जो राजनीतिक विश्लेषक है,
उन्होंने भी ये दावा किया है। कुल मिलाकर दोस्तों संजय कुमार और तमाम तरीके के बड़े साइकोलॉजिस्ट है जो मान रहे हैं कि इस बार के देश का चुनाव एक तरफा नहीं है, 2019 के चुनाव जैसा नहीं है। यहाँ पर माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजाने जैसा है। साथ साथ दोस्तों अमित शाह ने 15 मई को एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि ममता बनर्जी हॉलीडे यानी छुट्टियां दे रही है रमजान के दिनों में, जबकि दुर्गा पूजा में छुट्टियां नहीं मिल रही है। इस तरीके के सवाल पर जब लोगों ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि अमित शाह गलत दावा कर रहे हैं। 2024 का कैलेंडर दिखाया गया है दोस्तों, इसमें महाजया यानी दुर्गा पूजा से जुड़े फेस्टिवल में 2 अक्टूबर को छुट्टी रखी गई है। दुर्गा पूजा महासप्तमी के लिए 10 अक्टूबर को छुट्टी रखी गई है। दुर्गा पूजा महाअष्टमी और महानवमी के लिए 11 अक्टूबर को छुट्टी है। दुर्गा पूजा दशमी के लिए 12 तारीख को 12 अक्टूबर शनिवार को भी छुट्टी है। तो ये कैलेंडर है जिस पर अमित शाह को एक बार नजर घुमानी चाहिए और इस तरीके के बिना सिर पैर के बयान देने से बचना चाहिए। वो देश के होम मिनिस्टर है और इस तरीके का बयान अगर वो देते हैं तो देश के तथाकथित मीडिया वालों को फैक्ट चेक करना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे।